नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय पंड्या। मोदी सरकार ने अपना आखिरी बजट ब्रह्मास्त्र पेश कर दिया। बजट में किसान, मजदूर और मिडिल क्लास पर फोकस किया गया। हर किसान को सरकार की उसके फसल की कीमत के अलावा 6,000 रुपए सालाना आर्थिक मदद भी सरकार देगी। कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इसके अलावा बोनस का भी प्रावधान है। मजदूरों को पेंशन की व्यवस्था की घोषणा भी की गई है। चुनावी साल में मोदी सरकार ने करीब 80 से 90% वोटर्स को किसी न किसी तरह खुश करने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या 2019 का यह अंतरिम बजट मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में आने का रास्ता साफ कर रहा है या फिर अभी रुकावटें और हैं। समृद्धि की तरफ जो बजट लेकर के जाएगा, ये उसका ट्रेलर मात्र है। ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बहुत ही तेज गति से प्रगति कर रही है और समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचे, इसके लिए प्रतिबद्ध है। Individual taxpayers having taxable annual income up to ₹5 lakhs will get full tax rebate. ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। इससे जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनका इनकम टैक्स में बचत होगी। 6.5 लाख तक जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6.5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेसिफाइड सेविंग्स। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पीयूष गोयल जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। 17 रुपए पर प्रतिदिन ये किसान को देंगे। ये एक मजाक है, किसानों का अपमान है। ये एक और बहुत बड़ा जुमला है और क्रूर मजाक है। 2 हेक्टेयर तक की जमीन को उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। 6,000 रुपए उनके बैंक खाते में हर साल खेती के मदद के लिए आना, यह बहुत क्रांतिकारी कार्यक्रम है। इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागत से कम 50% अधिक निर्धारित किया है। Our government proposes to launch a mega pension yojana, namely Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan. This pension yojana shall provide them an assured monthly pension of ₹3,000 after they achieve the age of 60 years. 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन, जीवन की इससे बड़ी सुरक्षा उस गरीब व्यक्ति को जो कुछ काम नहीं कर सकता। Our government embarked upon a program to deliver 8 crore free LPG connections under the Ujjwala Yojana. चुनावी वर्ष है और अच्छा बजट आएगा किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन निराशा हाथ लगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना for pregnant women have provided financial support to women while empowering them to participate in work. ये बजट सबके लिए है
आया है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही काम अच्छे होते रहना चाहिए। मध्यम वर्ग जो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करता था उससे कुछ ज्यादा ही प्रधानमंत्री जी ने मध्यम वर्ग का समर्थन करने का काम किया है। ये इलेक्शन में वो पैसे बांट रहे हैं कि किसानों को खुश करने के लिए। खुद अच्छा काम करो तो चारों दिशाओं में वो फैलना चाहिए और उसका लाभ चारों दिशा तक पहुंचना चाहिए। देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। ₹3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? तो 12 करोड़ किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। क्या कुछ मिला है बजट ब्रह्मास्त्र में, ये भी देखिए आप। 1 दिसंबर 2018 से ही लाभ मिलने लगेगा। तीन किश्तों में 6,000 देगी सरकार। कैसे कैसे किश्तें करेंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसके हिस्से में क्या आया। 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। बाईस फसलों की एमएसपी लागत 1.5 गुना हमने की है। ये पिछले बजट में जो किया था उसको एक बार फिर से यहां दोहराया है। हर साल 6,000 सीधे किसान के खाते में, 3 किश्तों में 6,000 देगी सरकार। 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। 1 दिसंबर 2018 से लाभ मिलने लगेगा और छोटे किसानों को हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। गाय के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना, मछली पालन के लिए आयोग बनेगा, पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा, पशुपालन और मछली पालन के लिए कर्ज में 2% छूट होगी। ये वो बड़ी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो आज बजट में सामने आई। जब पीयूष गोयल जी इस बात के लिए बजट में जब अपना भाषण दे रहे थे, और सीधे डिबेट पर चलते, इस पर बहस करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ ओपी चौधरी साहब बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भगवान मीणा जी प्रवक्ता हैं किसान मजदूर संघ के, रविंद्र ब्रह्मे साहब अर्थशास्त्री बतौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ अजय यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सुरेश कोठारी जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वाकई क्या किसके हिस्से में आया या फिर सिर्फ और सिर्फ ये प्रावधान ही है, अंतरिम बजट है। और एक बात तो महत्वपूर्ण ये है ही कि अभी नई सरकार आने में है या यही सरकार रिपीट होगी, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव है। नई सरकार आने तक ये बजट है और किसकी सरकार होगी इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन आज जो बजट आया है, किसके खाते में क्या आया है, महिला को क्या मिला, रोजगार के लिए क्या हुआ, किसानों को क्या मिला, और साथ ही साथ आम आदमी के हिस्से में क्या आया। सबसे पहले कहते हैं कि बजट बनाने के साथ साथ जो आपका अकाउंट चेक करे ना, आप उससे बात कर लीजिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश कोठारी जी। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस बजट को बतौर सीए आप कैसा देखते हैं, फिर उसके बाद मैं रविंद्र ब्रह्मे साहब के पास जाऊंगा। ये बजट जहां तक मेरी समझ है और हाँ। मेरी जितना मैंने बजट को समझा है, ये बजट एक दिशा देने वाला तो है। इस बजट से इंडस्ट्रीज और जो इकोनॉमी है वो थोड़ी बूस्ट होगी। उसके 2-3 रीजन मैं बता रहा हूँ कि किसानों को जो 6,000 रुपए जो देने की बात है, इससे लगभग बाजार में 75,000 करोड़ रुपए आएंगे जी।
प्लस जो टैक्स में रिबेट मिली है, इससे बाजार में लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए मार्केट में आएंगे। तो ये पैसे जब आएंगे तो ये किसी न किसी को तो फायदा ही होगा। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि बजट में एक तरह से पॉजिटिव बजट है और ये इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी को ये ग्रोथ और व्यापार को ग्रोथ देने वाला बजट है। यानी कि कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए आप कह सकते हैं जी। रविंद्र ब्रह्मे साहब, इस बजट में सिर्फ हरा ही हरा नजर आ रहा है। बतौर अर्थशास्त्री आपको कहाँ कमियां लगती हैं? पहले तो बजट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया और उसके बाद कहाँ कमियां देखते हैं आप? देखिए, ये जो बजट है 2019-20 के लिए, ये लगभग 27,84,000 करोड़ का बजट है। इन्होंने अभी दिया है, पूर्ण बजट तो बाद में चुनाव के बाद आएगा जी। और लेखानुदान इन्होंने मांगा है जुलाई तक का, इसका पूरे बजट का 1/3 आप ले लें तो उन्होंने लेखानुदान अपने खर्चे के लिए मांगा है। तो ये इस पूरे बजट में यदि आप देखें तो कुछ जो नई योजनाएं जो घोषणा की गई हैं, खासकर जो कृषि क्षेत्र के लिए है, एक पूरा पैकेज उसको समझ सकते हैं। दूसरा कामगारों के लिए है, जो हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए है। तो ये जो व्यय है, और पिछले यदि 2 सालों का यदि बजट यदि हम देख लें तो लगभग 24.5 लाख करोड़ का बजट था, और ये पहली बार अभी एक बड़ा इसमें एक्सपेंडिचर हुआ जी। यानी लगभग समझ लीजिए लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास बजट बढ़ा है। रक्षा बजट को भी इसमें थोड़ी मजबूती दी। नहीं, मैं टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। तो ये, और इसके कारण हुआ ये है कि सरकार का जो एक अर्थशास्त्री के नजरिए से हम लोग की नजर रहती है कि क्या फिजिकल डिसिप्लिन क्या है, राजकोषीय समेकन किस तरीके से चल रहा है। तो ये जो कंटिन्यूस रहा है कि जो राजकोषीय घाटा है वो अभी 3.34% के आसपास है, ये घाटा बना हुआ है। क्योंकि इसका कारण ये रहा कि जो इन्होंने व्यय जो बढ़ाया है, और बजट में कहीं स्पेल आउट आपको ये नहीं मिलेगा कि ये जो है राजस्व बढ़ाने की जो बात है वो बजट में नहीं है। हालांकि आप रेवेन्यू ग्रोथ यदि देखेंगे बजट में तो रेवेन्यू ग्रोथ ये बता रहे हैं 19-20 में कि लगभग 15% का राजस्व में वृद्धि का इन्होंने अनुमान लगाया है। तो मोटे रूप में यदि मैं कहूँ तो बजट में व्यय को बढ़ाया गया है, और ये व्यय जो खासकर जो है आपको कृषि क्षेत्र में और खासकर सामाजिक क्षेत्र में कुछ जो घोषणा की गई है पेंशन की औद्योगिक कामगारों के लिए, सीधे तौर पर सोचो कि रविंद्र जी, क्या किसानों को फायदा हुआ? देखिए, यदि इसका विश्लेषण करें तो जो कहा जा रहा था कि एक टॉप अप स्कीम है, और पूरे देश में आप देख रहे हैं कि अब इस तरफ की किस प्रकार से हम आय हस्तांतरण कर सकते हैं कृषकों के लिए, इस पर अब ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसा ध्यान आप देख रहे हैं तेलंगाना में दिया गया, ऐसा उड़ीसा में दिया गया, और उसी के तर्ज पे नीति आयोग ने भी सुझाव दिया था। तो ये किया जाना था, प्रस्तावित था। इस पे ये जरूर है कि 6,000 दिया गया, इसका स्वागत है, ये अच्छा है। कुछ कैश जा रहा है सर्वस्पर्शी पर आपका मैं चेक मानूं कि हाँ सर्वस्पर्शी हो सकता है? नहीं, इस पर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ये जो है इसका जो दायरा है वो थोड़ा सा छोटा है। यदि उड़ीसा की स्कीम देखेंगे उसके दायरे से छोटा है। यहाँ पे सिर्फ सीमांत और लघु कृषक को रखा गया है, 2 हेक्टेयर वाले जो 5 एकड़ तक हैं उन लोगों को रखा गया है। यदि दूसरी जो स्टेट है, जैसे उड़ीसा स्टेट है, वहां यदि आप देखेंगे तो इसका दायरा ज्यादा व्यापक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यदि 2 फसली क्षेत्र है उसके लिए उन्होंने 5,000 से बढ़ा के 10,000 किया। इस नजरिए से यदि आप देखेंगे तो ये जो 6,000 जो रुपए है, तो ऐसा बना जा रहा कि बहुत बड़ा बजट आया है, किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया है। ये बात इसमें अच्छी है कि जो तमाम सब्सिडी एग्रीकल्चर सेक्टर में चल रही थी उसको बनाए रखते हुए इन्होंने जो कहा, इनकी जो भाषा यदि मैं कहूँ तो एक टॉप अप है, उसके ऊपर एक टॉप अप है। और जैसा कि कहा जा रहा था कि इससे जो कैश फ्लो बढ़ेगा और जो किसानों को जो नकदी की जो समस्या एक बार फिर रफू किया गया। नहीं, ये एक नई स्कीम है, इसमें निसंदेह एक नए तरीके से पूरे देश में लागू किया गया। और विशेषता यह है कि सरकार ने कहा कि ये पूरी तरीके से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी। तो इस लिहाज से ये स्कीम अच्छी है, पर आगे जाके पर इसका थोड़ा सा जो एरिया दायरा थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा अमाउंट थोड़ा और ज्यादा होता है तो शायद और राहत होती है। चलिए, थोड़ी सी राहत और होती, लेकिन जख्म भरने के लिए इतनी राहत बहुत है। हाँ, ये सरकार स्वागत किया कि स्कीम अच्छी है। मैं अजय यादव जी के पास चलूंगा। अजय यादव जी, बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी सरकार की तरफ से, सीएम कमलनाथ की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से तो ये सब हवाई बताया जा रहा है, आप क्या देखते हैं इसमें?
देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से मोदी सरकार के पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, जो जमीनी तौर पर व्यवहारिक नहीं रहा है और सभी चीज़ें जुमले की तरह रही हैं, उसी तरह का ये बजट रहा है। अगर मैं आपको कहूँ तो पहले तो ये बजट किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि 2 महीने बाद देश में आम चुनाव होने वाले हैं और इस सरकार के पास केवल 2 महीने का कार्यकाल है। हमारी भी यूपीए सरकार थी 2009 और 2014 में। हमारे वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था और चुनाव के उपरांत पूर्ण बजट पेश किया गया था। आज आप इनकम टैक्स स्लैब में राहत फायदा नहीं मिला था उसका, किसानों को सम्मान राशि दे रहे हैं। चिदम्बरम जी ने जो पेश किया था उसका फायदा नहीं मिला था साहब, चाहे वो पूर्ण बजट पेश करें या अंतरिम बजट करें, अगली सरकार की होगी। नहीं, देखिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि जैसे आप इस चीज को, योजनाओं को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और इसका नाराजगी किस चीज को लेके, अजय जी ये कथा नहीं सुन पाऊंगा मैं और ना ही जनता सुन पाएगी। अजय जी सवाल ये है जी, कमियां क्या देखते हैं ना, आप उस पर फोकस कीजिए। किसानों को लेकर जो किया गया, महिलाओं को लेकर जो किया गया, साथ ही साथ जो वो दावा कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में जो है और ज्यादा, ये सिर्फ एक मील का पत्थर है, इससे आगे बहुत कुछ आप देखेंगे। देखिए, अगर हम यथार्थ की बात भी करें, सरकार के बजट का पहला भाग होता है कि उसका पुराना लेखा जोखा देना। तो अगर हम देखते हैं तो भारत सरकार के जीडीपी में जो 5 साल पहले प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा 37% था, वो अब केवल 30% रह गया है, लगभग 7% कम हुआ। आप कहते हैं आम आदमी के हित में काम करते हैं, आपने 3.5 लाख करोड़ की एक्साइज ड्यूटी अकेले पेट्रोलियम पदार्थों पर आम जनता के ऊपर बोझ डाला। आप कहते थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बताइए अजय जी आपका नॉलेज थोड़ा हाई है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपकी बात। जनधन खाते खोलेंगे, आपके 1/4 से ज्यादा जनधन खाते बंद हैं। जी अजय जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या किसानों के लिए 6,000 की व्यवस्था की, क्या वो गलत है? क्या 5 लाख तक सीमा बढ़ाई गई टैक्स की, 2.5 लाख थी, क्या वो गलत है? आपको कहां कमी दिखती है सर, वो बताइए ना। जो रोजमर्रा रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझ रहा है, उसके लिए व्यवस्था की गई, उसमें क्या कमी देखते हैं ये बताइए। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे राफेल और ईवीएम पे चले जाते हैं, बजट के बारे में 2 मिनट भी बात नहीं करते हैं। यानी कि बजट अच्छा लगा उन्हें। देखिए, एक तरफ सरकार पिछले 4 साल के अंदर कृषि क्षेत्र को केवल 56,000 करोड़ रुपए जो बजट का केवल 2.5% एलोकेट करती है, और अब जब आपकी सरकार जाने की तरफ है तो आप कृषि सम्मान निधि के नाम से किसानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कही ना सर, ये ऐसे आ जाइए, 5वें साल में बढ़ाया, जबकि कॉर्पोरेट का टैक्स आपने पहले साल में 30% से 25% किया, जो आपने स्वयं अमल कर दिया। और ये जो आप आम जनता के लिए इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा रहे हैं, उसको आप अगली सरकार के लिए छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी तरफ वित्तीय घाटा 3.40% कर दिया। तो साहब आप अपने बजट में इसको 5 से बढ़ाकर 8 कर दीजिएगा ना, से लगभग 3 करोड़ आप क्यों तनाव ले रहे हैं? हो जाएंगे। आप कीजिए और देखिए, और आगे कीजिए कि हम देखिए जनहित के मुद्दे, देखिए हम चाहते हैं कि जनहित के काम होना चाहिए, लेकिन ये कदम इन्होंने पहले साल में क्यों नहीं उठाए? ये अगली सरकार के लिए जिम्मेदारी छोड़ के और सर आपके लिए छोड़ के गए ना, पूरे देश में कर्जा माफ करने के लिए किसानों का पूर्ति के लिए इन्होंने कर दीजिएगा आप वादा दिया है। देखिए, तो हमने अपनी सरकार बनने के पहले साल में कर्जा माफ किया है, यही हम कह रहे हैं। इनने पहले साल में क्यों इनकम टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ाया? सर आपके घोषणा पत्र के लिए कुछ तो छोड़ के गई है ना बीजेपी, चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह की योजना लाए। देखिए, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूं, सरकार को अपना काम करना चाहिए और उसको पूरा अधिकार है, लेकिन आपके पास ये बजट केवल 2 महीने के लिए। आप इस बजट से आपको खुशी हुई या नाराजगी हुई? सरकार को इस बजट को फॉलो करना है। खुशी हुई या नाराजगी हुई? देखिए, मैं कहता हूं जनता के हित में काम होना चाहिए, हम जनहित के काम के साथ हैं, लेकिन आपने जनता को राजनीतिक हित के लिए जो जुमले दिए हैं उसके खिलाफ है। जुमले आप जुमला बता रहे हैं, आपकी पार्टी भी जुमला बता रही है। मैं पहुंचूंगा मजदूर किसान संघ के अध्यक्ष है भगवान मीणा जी, माफ कीजिएगा प्रवक्ता हैं भगवान मीणा जी। किसानों को लेकर जो यहाँ बजट में प्रावधान है, सबसे पहले तो आप इसे कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा कि अगर कमी रही तो कहां, और किया जा सकता तो क्या किया जा सकता था, उस पर बात कीजिएगा, बिल्कुल लेक्चर मत दीजिएगा। जी बिल्कुल, किसानों के साथ एक धोखा हुआ है। जो मोदी सरकार को जो किसानों ने
सत्ता दी थी 2014 में, वो पूरे 5 साल में किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। सरकार ने जो बोला है कि 6,000 रुपये साल के देंगे, अगर उसको हम देखा जाए तो एक सिलेंडर भी नहीं आता हर महीने 6,000 रुपये के हिसाब से, अगर 500 रुपये में देखा जाए तो। एक आंकड़ा मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ। न्यूनतम रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 174 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है, लेकिन अगर इसमें 6,000 रुपये को अपन जोड़ा जाए तो 16 रुपये 43 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से होता है। जबकि किसान को कुल मिला के किसान का परिवार उसमें लगा रहता है, अगर महिला और पुरुष के हिसाब से जोड़ा जाए। और अगर न्यूनतम रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत भी अगर किसान को पैसा मिलता तो एक साल में 1,27,000 रुपये उसको मिलना चाहिए। तो सरकार ने तो केवल 6,000 रुपये दे रही है साल के, और वो भी केवल 5 एकड़ तक के किसानों को दे रही। अब क्या बाकी जो किसान है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, क्या वो किसान नहीं है? क्या वो कर्जदार नहीं है? क्या उनके ऊपर मुसीबतें नहीं है? क्या जो फसल के दाम है उनको मिल रहे हैं? इसको 10 एकड़ भी ले जाते ना साहब, तो अब फिर यही बात होती है कि क्या 15 एकड़ वाला किसान नहीं है, 20 एकड़ वाला किसान नहीं है? कितना करते? 50 एकड़ कर देते क्या? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर, किसान जो मांग रहे हैं वो तो सरकार दे नहीं रही है। मोदी जी ने 2013 में इससे पहले देखिए, देश भर में चिल्ला मैं आपसे पूछ रहा हूं, इससे पहले की सरकारों ने किसानों के लिए क्या इस तरह के कोई प्रावधान किए थे क्या? हम आज बजट पर ही फोकस हैं। ये जो 6,000 जैसी स्कीम आई है, इस तरह की स्कीम कोई पुरानी सरकारें लाई थी क्या? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जी जी, पुरानी किसी भी सरकार ने नहीं लेकर आई, ना बीजेपी लेकर आई, ना कांग्रेस, ना कोई और सरकार। कुछ राज्यों में इस स्कीम को चलाया गया है पिछले सालों से, तो वहाँ उसको भी यहाँ पे से केंद्र सरकार लागू नहीं कर पाई। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, ना कांग्रेस किसानों की समस्या को हल करना चाहती है, ना बीजेपी करना चाहती है। मैं एक पूरा स्पष्ट आपको एक अच्छा उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि सरकार ने बोला था कि लागत के आधार पर हम 1.5 गुना लाभकारी मूल्य देंगे। अगर सरकार ने 105 रुपये गेहूं पे बढ़ाया, अगर हम सरकार की वेबसाइटों पे जाकर देखेंगे तो लागत के आधार पर लाभकारी जो 1.5 गुना मूल्य होता है वो गेहूं की कीमत होती है 5,300 रुपये। अगर सरकार ने केवल 105 रुपये बढ़ाए हैं तो क्या उसने पिछले साल और इस साल में 1.5 गुना लागत के आधार पर दे दिया? या तो वो जुमले कर रही है, पहले से ही लागत के आधार पर 1.5 गुना मूल्य चल रहा है। तो सरकार को ये किसानों के साथ धोखा कर रही है, क्योंकि किसानों के द्वारा सरकार बनी है। लेकिन अगर धोखा कर रही है तो किसानों को सोचना पड़ेगा कि हमको कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर कोई तीसरा विकल्प इस देश में चुनना पड़ेगा। चलिए उसके बारे में सोचिए, मैं बीजेपी का रिएक्शन लेता हूं। ओपी चौधरी साहब, दोनों मजदूरों के लिए जो किया गया, 15,000 कमाने वाले को मिलेगी पेंशन, मजदूरों को कम से कम 1,000 महीना पेंशन मिलेगी, किसानों के खाते में 3 किस्तों में 6,000 देगी सरकार। सबसे पहले तो बजट कैसा देखते हैं, और कांग्रेस का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल भी आपकी तरफ पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, विपक्ष में है, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव होता। मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी बजट अगर आता है तो उसका रिएक्शन हमको 2 जगह से जरूर देखना चाहिए। पहला जगह हमारा सेंसेक्स है कि स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो तो लाभ हानि पर आधारित जगह है। वहां पे अगर आपके बजट में क्वालिटी रहेगी तभी अच्छा रिएक्शन आएगा। बाकी लोग तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर सकते हैं। सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट तक ऊपर गया, जो इस बजट के बेहतर और श्रेष्ठ होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और दूसरा रिएक्शन हमको देखना चाहिए विपक्ष का। विपक्ष का रिएक्शन आप लोकसभा में टीवी में जरूर देखे होंगे। ऐसे लग रहा था जैसे मोदी जी ने विपक्ष पे इस बार सर्जिकल स्ट्राइक किया हो। सबके चेहरे इसी तरह से मुरझाए हुए थे। वो भी एक बहुत बड़ा रिएक्शन है जिसके बारे में कोई रिएक्ट कर नहीं पा रहे। इतनी सारी योजनाएं जो जिस देश का 50% जीडीपी कामगारों के माध्यम से आता है, संगठित असंगठित मिला के, उनको टच करना कितनी बड़ी बात थी। किसान भाइयों को टच करना कितनी बड़ी बात थी। और मध्यम वर्ग के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय, सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट मोदी जी ने इस बार देश को वित्त मंत्री जी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, उसको 3.4% पे नियंत्रित करते हुए दिया है, जो एफआरबीएम एक्ट के बहुत क्लोज है, जो रेगुलेशन है उसके। अगर इसी की तुलना करेंगे तो 6% 7% तक पिछली सरकारें चली जाती थी। तो पूरे वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए इस तरह का सर्वसमावेशी बजट इस बार देश की जनता को प्राप्त हुआ है। अजय यादव जी, ये थे फायदे। आप नुकसान मैंने आपसे पूछा, आप बता नहीं पाए, फायदे गिना दिए ओपी चौधरी साहब ने। देखिए, यथार्थ
और जुमलों में एक फर्क होता है। ये सरकार बनी थी 2 करोड़ रोजगार का वादा करके। नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट कहती है, हम नहीं कहते हैं, कि देश में इस समय बेरोजगारी 40 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। जीएसटी और नोटबंदी के बाद लगभग 2 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए। 15 से 20 हजार बड़े बड़े उद्योगपति देश छोड़ के बाहर चले गए। ये कहते थे कि जब देश का रुपया गिरता है तो हमारी मान गिरता है, और आज रुपया सबसे निचले स्तर के आसपास चल रहा है। तो इनकी बातें ये क्यों नहीं यथार्थ के साथ मैच कर रही हैं? आपने जो आंकड़े दिए, आप कह रहे हैं कि एम्स देश में 22 हो गए हैं, जबकि देश में केवल 7 एम्स काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ 53 लाख मकान बने हैं प्रधानमंत्री आवास में, जबकि केवल 36 लाख मकान बने हैं। तो इस तरह की जुमलेबाजी करेंगे और आप जो वादे कर रहे हैं उससे मैं पूछना चाहूंगा कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस का आया पिछले 3 राज्यों में हमने देखा, जो घोषणा पत्र आया उसके संबंध में मैं कांग्रेस से तीनों जगह, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीनों जगह मांग करता हूं कि एक आर्थिक श्वेत पत्र लाए, एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करें कि उस घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए किस किस तरह के कितने पैसों की जरूरत होगी और वो कैसा पूरा करेंगे। वो 20% भी घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर सकते। अजय यादव जी, ये मैं कहना चाहूंगा, ले आइए व्हाइट पेपर, ले आइए। देखिए, बहुत अच्छी बात बोली है चौधरी साहब। हम बिल्कुल मध्य प्रदेश में भी व्हाइट पेपर ला रहे हैं। और घोषणा पत्र और बजट में कुछ फर्क होता है। घोषणा पत्र चुनावी वादा होता है जो सिलसिलेवार पूरा होता है, और बजट तो 5 साल के लिए मांग कर रहे हैं, लाया गया है जो पास किया जाएगा, और उसको अमल करना चाहे अगली सरकार के लिए भी बाध्यता होगी। तो 5 साल का इसलिए आप मुझे बताइए कि आप घोषणा पत्र को बजट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? बजट में मैं किसी भी तरह से आपकी घोषणा, आप 50,000 करोड़ हमें काला धन मिला, आप बताइए कहाँ है वो काला धन? आप चाहें तो मैं मोदी जी का जो वक्तव्य था 15 लाख वाला मेरे मोबाइल में सेव है, आपको सुना दूं मैं क्या कहा था उन्होंने और आप किस तरह से उसको मिस इंटरप्रेट कांग्रेस करती है। आगे बोलना चाहूंगा कि इस देश में मैं फिगर आपको देना चाहता हूं, बता रहा हूं जो आजादी के बाद से 1947 से नहीं दे रहा हूं, मैंने आपको बोला नेशनल सैंपल सर्वे कहता है कि 2 करोड़ लोगों के 60 साल के बीच में देश में बेरोजगारी 18 लाख करोड़ रुपए तक का लोन बैंकों के माध्यम से दिया गया था। लेकिन 2008 से 2014 तक किस कदर एनपीए को यूपीए 2 सरकार ने बढ़ाया, 52 लाख करोड़ रुपए तक बेस इकोनॉमी का चरमरा साहब आपसे पूछना चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि श्वेत पत्र हम ले आएंगे और घोषणा पत्र भी। क्या बजट के बारे में इस तरह की आशंकाएं क्यों खड़ी कर देती हैं पार्टियां या विपक्षी पार्टियां, या जब भी कोई बजट आता है कि ये तो इन्होंने बजट में प्रावधान कर दिया, होगा कि नहीं होगा ये देखा जाएगा? क्या बजट भी एक कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं होता है क्या? क्योंकि क्या संविधान के हिसाब से नहीं चलता है क्या? इस तरह से बयानबाजी क्यों आती है सामने? नहीं, बजट में जो प्रावधान होते हैं उस पे थोड़ी बहुत 10% का फ्लक्चुएशन हो सकता है, पर जो योजनाएं बताई जाती हैं उन पे कार्य होता है। अब वो कितनी पूरी हो पाती हैं धरातल के स्तर पर, ये एक अपने आप में एक बड़ा विचार का मुद्दा है। सोर्स डिफाइंड है कि कहां से पैसा आएगा और कहां खर्च होगा। राजकोषीय घाटा 3.5% ब्यौरा तो पूरा होगा ना सर, आय व्यय का ब्यौरा होता है, क्योंकि राजकोषीय जो ये नीति का ये अंग है बजट, और इसमें ये बताया ही जाता है कि सरकार आय कहां से प्राप्त करेगी। कह देते हैं साहब, नहीं, ये तो जब बजट पेश किया जाता है, कोई बीजेपी प्रवक्ता नहीं हो, लेकिन सवाल ये है कि जब किसी आम आदमी की बात होती है, जब किसान की बात होती है, जब मजदूरों की बात होती है कि उनके लिए किया जाएगा। नहीं, ये बजट भी वैसा ही है कि जैसे आप अपने घर के खर्चे का हिसाब रखते हैं, तो वैसे ही सरकार भी अपने खर्चे का और जो उसकी आय जहां से प्राप्त होगी, रेवेन्यू प्राप्त होगी, उसका हिसाब रखती है। तो ये तो एक पूरा लेखा रखा जाता है, इसके अंतर्गत होता है। ऐसा जरूर होता है कि कई जगह जो बजट रखा गया वो पूरा खर्च नहीं हुआ। मैं ये पे कई राजनेताओं का बयान सुन रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि जो किसानों को उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की जो बात कही थी, कि 17 रुपए प्रतिदिन उन्हें किसानों को मिल रहा है, ये एक मजाक है। इस तरह की कुछ बातें मैंने सुनी थी। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब मनरेगा आया, नहीं, अजय यादव जी भी कह रहे थे ये सिर्फ जुमले वाला बजट है, जुमले वाला बजट है। तो जब मनरेगा आया उस समय यह वादा किया गया था कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, अजय यादव जी सुनिएगा, आपसे जवाब लूंगा मैं इस पर, प्रति व्यक्ति 100 रुपए और 100 दिन की रोजगार की गारंटी उनको दी गई थी। जी बिल्कुल। तो अगर 100 रुपए से लेके अगर 100 दिन की गारंटी दी गई थी, तो कुल मिला के 10,000 रुपए तो आपने साल में दिया। तो 10,000 रुपए भी आपने 100 दिन काम करा के दिया। यहाँ तो 6,000 रुपए आपको बिना काम के दे रहे हैं। और जहां तक मेरे को ये है फर्क,
इसलिए डिबेट कर रहे हैं। मैं इस चीज को ऐसे भी रखना चाहूंगा कि आप इसको ऐसे मत देखिए कि 6,000 रुपए किसानों को दे दिया, वो 17 रुपए में क्या करेंगे, उनकी अन्य आय तो है। ये 6,000 रुपए एक तरह से इंसेंटिव है उनके कई खर्चों को। छोटे किसानों के लिए 6,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। आप और हम शायद 6,000 का महत्व नहीं समझ पाए, लेकिन उनके लिए 6,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है। 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से उनके काफी खर्चे उससे मीट आउट हो सकते हैं। एक पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, किसानों के लिए जो बातें की जा रही है उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि किसान अपने पैर पे खड़ा हो। अगर एक बार किसानों का कर्जा माफ कर दिया, वो भी आधा अधूरा किया गया, झूठ मूठ बोलकर किया गया, आधा अधूरा किया गया, अगर वो किया जाता है 2008-9 में भी यूपीए 1 के अंतिम साल में किया गया था, फिर किसान कर्जदार हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि किसान को मजबूत कैसे बनाया जाए। जो मैं छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण देना चाहूंगा कि 0% पे आज किसानों को ऋण मिल रहा है, जो 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहले कांग्रेस की सरकार थी 14% पे ब्याज में मिलता था। आज जो 72,000 पंप यहाँ पर थे 2003 में, वो 4.5 लाख बिजली के पंप हो गए। मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हुए सिंचाई के पुराने बंद पड़ी योजनाओं को पुनः चालू किया है। अगर चाहते तो एक बार कुछ भी बड़ा ऐलान कर देंगे। ये मैं बताना चाहूंगा कि 3.4% पे राजकोषीय घाटा को रखना, बड़े बड़े योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना, 1 लाख करोड़ रुपए सिंचाई की योजनाओं के लिए देना, मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड के बनवाने पे ध्यान देना, मत्स्य क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, किसानों को संबल बनाने की दिशा में प्रयास है। और ये बताता है 3.4% में फिस्कल डेफिसिट को रखने का आशा यही है कि मोदी जी की सरकार फिर से बन रही है और मोदी जी आने वाले वर्षों की भी जिम्मेदारी लेते हुए आने वाले 10 साल की भी बात की है इस बजट में, जो पहली बार एक विजन दिखता है कि आने वाले 10 साल में हम क्या करना चाहते हैं। 8 साल के बाद 10 ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी हम बनाने का संकल्प इसी बजट में ले रहे हैं। यह होता है दूरदर्शिता, यह होता है विजन कि आने वाले 10 सालों में हम क्या करना चाहते हैं, 30 सालों में हम क्या करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि घोषणा किए और रिएक्शन आपसे लेना था, लेकिन ओपी जी ने कहा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने और कथनी में फर्क है। एक तरफ आप अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं। भारत के किसान की आज वो स्थिति है कि उसके ऊपर 36,000 रुपये उसकी सालाना आय है और 47,000 रुपये का टैक्स का उसके ऊपर लोन का भार है। तो ये कैसे, कितने का अजय यादव जी, एक मिनट बताइए। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने का आपने वादा किया था, कितने का भार है? और दूसरी तरफ आप किसानों की बात करते हुए एग्रीकल्चर क्षेत्र को केवल 2.5% कृषि क्षेत्र को एलोकेशन होता है बजट में। तो ये कैसे आप कृषि हितैषी बन रहे हैं? ये सब 5 साल में हो गया क्या सर? आप, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये सारा भार जो है 5 साल में आ गया। आप 5 साल होने, आप भी 60 साल से सरकार में थे सर, आपकी पार्टी भी सरकार में थी केंद्र में। देखिए, क्या पिछले 5 साल में किसान पर सबसे ज्यादा बोझ डाल दिया गया? मैं आपको बता रहा हूँ, 5 साल में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिशियरियों के डाटा की बात, ओपी चौधरी जी, अजय यादव जी, ऐसा नहीं है कि आपकी बात को खारिज कर रहा हूँ। रोजगार को लेकर इसमें कोई बात नहीं की गई, रोजगार को लेकर कोई बड़ा कॉन्क्रीट यहाँ खड़ा नहीं किया गया। मैं आपसे पूछूं उससे पहले ब्रह्मे साहब से बात करूंगा। ब्रह्मे साहब, रोजगार को लेकर बतौर अर्थशास्त्री, अजय यादव जी आपके पास आ जाऊंगा, शांत रहिए। चौधरी जी ने बोला कि 0% रोजगार को लेकर क्या सरकार करना चाह रही थी, क्या कर रही है, कुछ बहुत साफ स्पष्ट नहीं हुआ इस अंतरिम बजट में। देखिए, जो रोजगार को लेकर जो बात कही गई बजट में, जो कही गई है, वो ये कहा गया है कि जो कह रहे थे कि अब हम जो लोग सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं तो उनको हम चाहते हैं कि अपने स्वयं का रोजगार करें, और उसके लिए जितनी सारी स्कीमें थी, चाहे मुद्रा योजना की बात की गई और स्टार्टअप की बात कही गई, इन योजनाओं के माध्यम से हम कितना स्वरोजगार निर्मित कर सकते हैं, इस पे सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। ये जो नीति है, ये नीति है, और इसके माध्यम से रोजगार जनित होंगे। और इसके अलावा मनरेगा योजना चल रही है, मनरेगा योजना है, और मनरेगा योजना से रोजगार दिया जा रहा है। तो पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, यदि सरकार ज़्यादा व्यय करती है, और खासकर यदि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में यदि ज़्यादा व्यय होता है, तो और जो हुआ है 5 साल में, निश्चित रूप से ये एक उपलब्धि रही है। और
खासकर सड़क और रेलवे के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उससे रोज़गार ज़्यादा क्रिएट होता है, खासकर जैसे रियल एस्टेट है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, इन ये क्षेत्र हैं। तो कुछ स्पेसिफिक हैं क्षेत्र जहाँ पे आप रोजगार जनित कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि और कौशल विकास एक योजना चल रही है। कोठारी साहब का रिएक्शन लो, उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, उसके बाद कोठारी साहब से पूछेंगे कि आखिर रोजगार के क्षेत्र में क्या दिखता है आपको इस बजट के अंदर, और रोजगार के अवसर अगर इसी सरकार पर लोग भरोसा करते हैं। कोठारी साहब, आपसे मैं रिएक्शन ले रहा था, जरा आप अपनी बात पूरी रखिएगा। जहाँ तक रोजगार के बारे में आप उस समय पूछ रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रोजगार में जो विजन गांधी जी का था कि कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग है उनके माध्यम से रोजगार पैदा हो सकता है, वो आज भी प्रासंगिक है। आज ये हो गया कि हमारी जो प्राथमिकता हो गई कि बड़े उद्योग और सारी चीज़ें ऑटोमेशन में जा रही हैं, तो रोजगार तो जहाँ तक जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, रोजगार तो बहुत ज़्यादा पैदा होंगे नहीं। मतलब सरकार की जो पॉलिसी है स्वरोजगार की, उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, कोई भी आए, रोजगार सरकार की तरफ से, चाहे मोदी सरकार को देख ले, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम तरह का इंडिया बना बना के जो रोजगार की बात कही जा रही थी, कितनी संतुष्टि है आपको? नहीं, रोजगार की बात उन्होंने कई बार इसको क्लैरिफाई भी किया है कि रोजगार से मतलब केवल सरकारी नौकरियों से नहीं है या दूसरी नौकरियों से नहीं है। उनका ये मतलब था कि रोजगार से मतलब स्वरोजगार भी है। तो स्वरोजगार में मुद्रा लोन में उन्होंने बहुत लगभग 3 करोड़ लोगों को उन्होंने मतलब लोन दिया, और काफ़ी मतलब 13 करोड़ लोगों को लोन दिया, और काफ़ी बड़ी मात्रा में एक फंड लोन के रूप में मतलब वितरित किया। रोजगार की बात आ जाती है तो मजदूर की भी बात आती है, कामगार की भी बात आती है। मैं भगवान मीना साहब से यहाँ सवाल कर लेता हूँ। मीना साहब, कहाँ लग रहा है आपको कि सरकार यहां फैले और वाकई मजदूरों के लिए कुछ नहीं हुआ है? जी, आपकी आवाज नहीं है मेरे को, एक बार। भगवान मीना साहब, मजदूरों के लिए और साथ ही साथ कामगारों के लिए सरकार ने क्या किया पिछले 5 सालों में? क्या वाकई इन्हें घर से बाहर निकालकर रोजगार दिया है, इन तक रोजगार पहुंचा है? इनकी स्थिति कैसी है देश में? जी, सरकार की ओर से जो रोजगार, जो छोटे से ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार मिलने थे मनरेगा वगैरह में, इसमें मनरेगा में रोजगार में कमी आई है निश्चित रूप से। और जो छोटे स्तर पे जो नोटबंदी के कारण जो छोटे छोटे स्वरोजगार थे वो भी बंद हो गए या फिर बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि सरकार की जो टैक्सेशन की जो नीति आ रही है वो छोटे स्तर का जो रोजगार करने वाला व्यक्ति वो समझ नहीं पा रहा है। वो आप टैक्स में, जैसे आप जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी में बहुत सारे ऐसी चीजें आ रही है जिससे छोटे व्यापारी उसको बंद करने के उस पर आ रहे हैं। 40 लाख तक जीएसटी से पूरी तरह से फ्री कर दिए गए, और किसी छोटे व्यापारी काम करे, छोटे 40 लाख तक पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है, और उससे और छोटा व्यापारी टैक्स एक मायने नहीं रखता। टैक्स के अंदर आप जब उसकी फाइलिंग होती है उसमें कैसे 40 लाख की भी जरूरत है। क्या बातें हो रही है सर? क्या वाकई फाइलिंग ठीक से नहीं होती? क्या टैक्स को लेकर बातें हो रही है? जहाँ तक छोटे व्यापारी की बात है, अभी की आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 20 लाख तक का जिनका भी टर्नओवर है, जिनकी बिक्री 20 लाख रुपए तक है, उन्हें किसी भी तरह का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, और इसे 40 लाख कर दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो जिसका भी टर्नओवर अगर 40 लाख तक है, उसको किसी भी तरह का ना टैक्स का रिटर्न फाइल करना, ना टैक्स की गणना करनी है, ना टैक्स को पे करना है। सर, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है इस बजट में, मैं आपसे पूछूंगा कोठारी साहब, ये कहा गया कि 5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिलेगी, ये 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख तक का, माफ कीजिएगा 5 लाख तक इसको किया गया है। जरा विस्तार से समझाइए दर्शकों को कि आखिर कैसे इसमें आप 5 लाख से क्या सीमा बढ़ भी सकती है, या 5 लाख से जो 5.5 पर है, 6 पर है, उनको कैसे फायदा होगा? इसमें ऐसा है कि जो 5 लाख की जो छूट दी गई है, वो पहले ये जो छूट है 2.5 लाख से 5 लाख नहीं हुई है, यानी इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। एक धारा 87A है, उसमें उनको टैक्स की रिबेट दी गई है। जैसे 5 लाख रुपए तक का अगर किसी की आय है तो उसको टैक्स लगता है 12.5 रिबेट में छूट है, रिबेट है। हाँ, पहले 2.5 लाख था, अब 5 लाख तक की रिबेट। पहले जो रिबेट थी वो 3.5 लाख रुपए तक थी। 3.5 लाख रुपए तक की जिनकी आय थी उनको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता था। उसी 3.5 लाख रुपए की आय वालों को 5 लाख कर दिया गया। अगर किसी की भी आय 5 लाख रुपए तक है तो उसे 12,500 जो टैक्स बनता है वो 12,500 रुपए की रिबेट दे दी जाएगी, यानी उसका टैक्स 0 हो जाएगा। अब मैं इसको आगे और भी अगर कोई 5 लाख को क्रॉस करता है, 5 लाख 10 हजार, 5 लाख 50,000 या 6 लाख तक,
उसमें अगर वो 5 लाख से ज़्यादा क्रॉस करता है, लेकिन अगर उसने ETC में इन्वेस्टमेंट कर दिया और अपनी 1.5 लाख रुपए की जो छूट है वो ले लिया, या NPS में इन्वेस्ट करके भी उसने अगर छूट ले ली अपनी, तो वो अगर 5 लाख से नीचे आ जाता है तब तो उसको रिबेट मिलेगी। यानी कि कोई ना कोई पॉलिसी उसे लेनी होगी, चाहे वो किसी भी संस्था से पॉलिसी इन्वेस्ट करता है और 5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब तो उसे छूट है। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर ही रहेगा तब उसे इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो या ये समझे कि 5 लाख तक को जो है वो थोड़ा सा राहत देते हुए 5 लाख से ऊपर जो लोग हैं उन्हें इसके माध्यम से ये कहा गया है कि जरा आप निवेश करिए। हाँ, आप कह सकते हैं उसको, लेकिन ये भी जो 5 लाख रुपए जो है ये काफी बहुत बड़े मतलब मनी रोटेशन समझू मैं ब्रह्मे साहब इसको। हाँ, वैसा भी समझ सकते हो, लगभग 3 करोड़ लोगों को ये एक्चुअली है जो कि कंज्यूमर के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम जिसको कहते हैं कि व्यय योग्य आय है, ये कंज्यूमर के हाथ में बढ़ जाएगी। तो ये पैसा बाजार में खर्च होगा कि अभी 2.5 लाख तक जो नहीं मिल रहा था, 5 लाख तक आपने पूरा टैक्स किसी को नहीं देना है। और जरूर इसमें यदि और बचत जो 1.5 लाख की सीमा थी, 1.5 लाख ATC के अंतर्गत थी, यदि और वो यथावत है तो अभी सिर्फ इन्होंने इस सीमा को बढ़ाया जो 5 लाख तक जीरो थी। जो एक और बात महत्वपूर्ण बात हो रही थी, चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि जो है ये था कि जो टैक्स में एक पॉइंट में रखना चाहूंगा कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी 40,000 से 50,000 बढ़ाया गया है। FD में फिक्स डिपॉजिट में जो 10,000, फिर से बताइएगा जरा, दर्शक सुन रहे हैं। हाँ जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता था टैक्स में उसको 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। ATC का 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो FD फिक्स डिपॉजिट में 10,000 रुपए तक टैक्स बेनिफिट मिलता था उसे बढ़ाकर 40,000 रुपए तक कर दिया गया है। और रेंटल इनकम में 1,80,000 रुपए तक की जो छूट थी टैक्स से उसे बढ़ाकर 2,40,000 कर दिया। इसका क्या फायदा होगा ब्रह्म साहब? इससे जो लोगों के पास जो टैक्स जो बचेगा लोगों के पास टैक्स के रूप में जो दे रहे थे पैसा, तो उनके हाथ में व्यय योग्य आय है, मतलब जो आपकी आमदनी थी उसमें से कुछ हिस्सा आप जो टैक्स के रूप में दे रहे थे वो अब आपके पास बचेगा, उसको आप व्यय कर सकते हैं, बाजार में सामान खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये इसका एक सीधा सा मतलब है। और इस प्रकार से कुल जो ये आय है ये लोगों के हाथ में, सभी कंज्यूमर के हाथ में बचेगी, तो एक बड़ी आय फिर ये मार्केट में जाएगी। एक और फायदा है, इसका फायदा ज्यादा जो मिलेगा बुजुर्गों को मिलेगा और महिलाओं को मिलेगा। बुजुर्गों को इसलिए मिलेगा क्योंकि उनकी जो इनकम, जो सामान्यतः इनकम आती है वो केवल FDR से आती है या पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट FDR आती है उनसे उनकी इनकम आती है। और कई बार क्या होता है कि वो एक फॉर्म भर के बैंक में देना होता है, फॉर्म 15H, जिसके बाद बैंक उसमें TDS नहीं काटते हैं। अभी 40,000 की इनकम होने से ये उनको फॉर्म 15H देने की से छूट मिल जाएगी। और वो TDS गलती से अगर कट जाता था पहले तो उनको उसके एवज में वो TDS का पैसा वापस लेने के लिए, टैक्स का पैसा वापस लेने के लिए रिटर्न फाइल करना पड़ता था और लगभग वेट करना पड़ता था कि वो रिटर्न फाइल करने के बाद 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने बाद उनको टैक्स का पैसा वापस मिलता था। तो ये चीज भी अभी थोड़ी सी बच गई है। ये 60 साल वालों को फायदा है। ये लगभग नहीं, फायदा सभी को है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 60 साल, बट 60 साल वाले इस पे ज्यादा हिट होते थे। जो सीनियर सिटीजन होते थे ज्यादा हिट होते थे। भी इसका फायदा होगा। G और H दोनों फॉर्म जो होते हैं। जी, चलिए इस पर आगे बढ़े। अजय यादव जी, आपकी पार्टी कुछ और कह रही है, विशेषज्ञ कुछ और कह रहे हैं। जी, देखिए ऐसा है कि जो 5 साल पहले 15 लाख रुपए और 2 करोड़ रोजगार का जुमला देकर सरकार में आए और उनकी सरकार में 5 साल के अंदर उल्टे 2 करोड़ रोजगार कम हो गए, GST और नोटबंदी में हजारों उद्योग धंधे बंद हो गए, तो कैसे मान लिया जाए कि इनकी इस तरह की बातें यथार्थ में सही हैं, जबकि इनकी सरकार के पास ये अमल करने के लिए केवल 2 महीने का कार्यकाल है और बाकी इस बजट को अमल की जिम्मेदारी पूरी अगली सरकार की है। तो ये क्यों ना माना जाए कि जुमले दे रहे हैं। इन्होंने किसानों के हित में बताइए मुझे क्या किया 5 साल में। जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर पाए वो किसी सम्मान की बात करते हैं। जो केवल 2% बजट कृषि के लिए देते हैं, जो देश की सुरक्षा के नाम पर 37,000 करोड़ की जहां डिमांड है वहां 21,000 करोड़ रुपए देते हैं। जो कहते हैं कि देश में LED बल्ब 1 करोड़ 43 लाख लगे हैं जबकि 32 लाख लगे हैं, आपके सरकारी आंकड़े कहते हैं। तो आपके आंकड़े यथार्थ में कहीं भी सही नहीं बैठ रहे हैं, उसके बाद कैसे ये माना जाए। मैं ये मानता हूं चौधरी जी पिछले 5 साल में सरकार ने क्या किया और लास्ट बजट में भी पहले साल में अजय यादव जी कह रहे हैं कि कुछ बहुत कुछ जैसे हमारी सरकार, जैसे मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। जी बोलिए। जी बताइए।
जी देखिए, अगर इनकी नीयत सही थी, जैसे हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनी तो हमने सरकार बनते ही लगभग 65 लाख किसानों को लाभान्वित करते हुए 50,000 करोड़ के किसान कर्जा माफी की योजना लागू करी और हम अपनी सरकार के अंतर्गत ही वो माफ करके देंगे। और अगर इन्हें भी आम जनता के लिए ऐसा ही काम करना था तो इन्हें पहले साल में करना था। जैसा इन्होंने कॉर्पोरेट्स को 30% के बजाय 25% कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया था। ये केवल पूंजीपतियों की, नीरव मोदी और बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है जो 2 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर चुकी है उद्योगपतियों के। क्या वाकई उससे खुश नहीं है क्या अजय यादव जी? मैं एक बात एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं बल्कि एक सामान्य भारतीय नागरिक के रूप में रखना चाहूंगा एक फिगर। आजादी के बाद 1947 से 2008 तक लगभग 60 साल के दौरान 18 लाख करोड़ रुपए का लोन बैंकों ने किया था। लेकिन 2008 में यूपीए 2 2008 से 2014 के बीच में यूपीए 2 के टाइम में ये लोन टेलीफोन बैंकिंग चालू हो गई और उल्टे सीधे बैंकिंग को लोन दिया गया और वो 18 लाख करोड़ का जो लोन था वो 52 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जिसके कारण पूरी तरह से एनपीए का प्रॉब्लम पूरा है और इकोनॉमी में एक बबल क्रिएट हो गया था, जैसे अमेरिका वगैरह हुआ था, ग्रीस वगैरह पिछली सरकार के कारण, पिछले कार्यकाल के कारण। दूसरा मैं पॉइंट रखना चाहूंगा आयल सेक्टर पे। आयल सेक्टर पे कंपनियों का कितना बड़ा लॉस करके यूपीए सरकार करके गई। ये गलत आंकड़े दे रहे हैं। एनपीए का आंकड़ा इस समय देश में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। वो इसीलिए एनपीए यूपीए सरकार से लगभग 3 गुना ज्यादा है। चौधरी जी गलत आंकड़ा दे रहे हैं। मैं आपको दस्तावेज प्रस्तुत करवा दूंगा। एनपीए इस समय पिछले 4 साल के अंदर 3 गुना एनपीए बढ़ा है। देश के सभी नेशनलाइज्ड बैंकों की हालत खराब है। आपकी सरकार में कैसे बबल क्रिएट हो गई थी। देखिए, ये गलत आंकड़ों से काम नहीं चलने वाला है। आप बताइए, आपके साथ पूरी तरह से बैठने वाले उद्योगपति नीरव मोदी 20,000 करोड़ रुपए लेके चले गए। क्या हुआ उनका बताइए मुझे। चले गए थे आप इकोनॉमी में बबल क्रिएट करके। देखिए, आप काले धन की बात करते थे, बताइए कहाँ है वो 50,000 करोड़ का काला धन, कौन सी योजनाओं में लगाया है बताइए मुझे। आप काला धन नहीं है, आपने देश के लोगों के काम धंधे रोजगार छीन लिए हैं। 4% है। ये जुमलेबाजी अब नहीं चलने वाली, जनता सब समझती है। ये स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब जुमला इंडिया पूरी जनता समझ चुकी है। इन सब चीजों से अब काम नहीं चलने वाला है। देखा जा सकता है कि पिछले रविंद्र ब्रह्मे साहब, आप ये जो अजय जी आपको रोक रहा हूं, रविंद्र ब्रह्मे साहब, ये जो बात हो रही है बतौर अर्थशास्त्री, जो दोनों पार्टियों की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं, ओपी साहब की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं, वाकई क्या दम है इन बातों में? देखिए, यदि उपलब्धियों को मैं गिनाना चाहें तो फिजिकल डेफिशिएंसी की अगर वो बात कर रहे हैं और इतनी मजबूती से वो बात कर रहे हैं कि बबल क्रिएट कर दिया था पिछली सरकार ने। डेफिसिट ठीक है 3.4% पे है, ये होना 3% पे चाहिए था। थोड़ा सा ज्यादा है। 6% पे यूपीए 2 छोड़कर गई। हाँ नहीं, जो छोड़ के पर जो नियम है उस आधार पे 3% पे होना चाहिए था, जिसपे काफी क्रेडिट एजेंसी भी बोलती है कि जो लगातार 3.4% का ये आ रहा है, इसको मैनेज करना चाहिए। पर फिर भी ये एक सुरक्षित स्तर है, मैं ये कहूंगा एज इकोनॉमिस्ट की जिस हिसाब से ये खर्च कर रहे हैं बॉर्डर पर। हाँ, मैं इस पे आ रहा था कि ये जो खर्च है, जो इतना इन्होंने व्यय बढ़ाया है, तो इस पे एक प्रश्न जो फाइनेंस सेक्रेटरी से आज किया जा रहा था कि ये जो आप व्यय कर रहे हैं, तो ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई दूसरी योजनाएं हैं तो उनसे पैसा लेके आप कहीं दूसरी जगह खर्च कर रहे हैं, क्या ये कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट है क्या? तो फाइनेंस सेक्रेटरी कहना था कि ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट है। तो ओके, ये एक अच्छी बात है कि ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट है यदि आप 75,000 करोड़ एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं। पर दूसरी चीज, यदि आप देखें, कई बार ऐसा होता है कि बजट का प्रावधान किया जाता है, राशि रखी जाती है, राशि व्यय नहीं की जाती है, या बजट प्रोविजन कुछ और होता है, अगले साल आते तक वो कुछ और हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा इसमें, यदि आप देखें तो एजुकेशन पे जो बजट प्रपोजल रखा गया था वो 85,000 करोड़ का था 18-19 में। एजुकेशन पे जो बजट इन्होंने 18-19 का जो रिवाइज्ड आया है वो 83,626 करोड़ है। यानी एजुकेशन पे जो आपने बजट प्रोविजन रखा था 85,000 करोड़, उसमें कमी हो गई और वो पैसा आप खर्च नहीं कर पाए। एजुकेशन जैसे सेक्टर के साथ पैसा यहाँ पे जबकि खर्च होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, और जो नॉर्म है एजुकेशन पे जितना खर्च होने के लिए, ये फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा था। और कौन कौन सी कमियां देखते हैं जिससे वाकई सरकार 83,000 से 83,000 करोड़ ही हुआ है, और जो खर्च करने की जिम्मेदारी है मूलतः स्टेट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव पे। केंद्र की भी जिम्मेदारियां बनती है ना, जरा सुनिए ना। डायरेक्ट नहीं, ये जो जहां साल दर साल कम से कम 10% बढ़ना चाहिए, जो बजट रखा गया तो हो सकते हैं कि कैसे खर्च नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, पर ये चीजें खासकर शिक्षा जैसे क्षेत्र में खर्च होनी चाहिए थी। कुछ यदि इसमें ये बताऊं तो खासकर जो एक योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
इस पे बजट एलोकेशन था 18-19 में 19,000 करोड़ का। ये एलोकेशन जो है 18-19 में जो संशोधित अनुमान आए हैं 15,500 करोड़। तो जो ये जो 19,000 करोड़ है वो पिछले तुलना करेंगे तो ट्रिपल है। नहीं, ट्रिपल नहीं है, पिछले उसके पहले 17,000 करोड़ के लगभग था। पिछले गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट ये पर ये कंटिन्यूस, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक लास्ट रिएक्शन आपकी तरफ से समेटने का समय हो गया, बोलिए क्या ये बजट देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं 5 साल बाद भी इनके पास रोजगार देने के लिए मनरेगा से अच्छी कोई योजना नहीं है, और कृषि हो, रोजगार, निम्न मध्यम सभी वर्गों को निराशा हाथ मिली है। ये मोदी सरकार ने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश को एक और जुमला देने की कोशिश करी है, लेकिन तो अच्छा है ना साहब, आपकी योजना को इस सरकार ने भी आगे बढ़ाया, लाभ तो किसानों को हुआ ना साहब। ओपी जी 10 सेकंड का समय आपके पास। देखिए व्यवहारिक तौर पे सरकार को ऐसा बजट लाना चाहिए जो व्यवहारिक हो। इनके 2 महीने में ऐसा बजट नहीं लाना चाहिए। इस सरकार ने इकोनॉमी को मजबूत करते हुए 10 साल 30 साल की अवधि को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए, बैंकों के लोनिंग को कंट्रोल करते हुए, करप्शन को समाप्त करते हुए, जीएसटी जैसी चीज जो कि 17 टैक्सेस और 23 सेस के जगह पे लाई गई है, और छोटे व्यापारियों को 40 लाख तक मुक्त किया जा रहा है। इस तरह के जीएसटी जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करते हुए, एक मजबूत आर्थिक बुनियाद रखते हुए देश को न्यू इंडिया 2022 की जीएसटी को आपने लाए थे टैक्स रिवॉल्यूशन के नाम पे, और हर महीने जीएसटी में अमेंडमेंट किए गए। जीएसटी को मजाक बना दिया आपने, हर महीने अमेंडमेंट किया गया जीएसटी काउंसिल में। स्पर्शी करने की कोशिश की गई है। सवाल ये 2019 सामने है, तो चुनाव को रखकर भी ध्यान में ये बजट बनाया गया है। अब जनता के ऊपर है कि किसे फायदा होता है, वो अपना मत कहां देती है, और साथ ही साथ अभी 2 महीने का और वक्त बाकी है, तो खेल अभी बहुत बाकी है। नमस्कार, शुक्रिया आप सभी का।